हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम टू फिजिक ज्ञान। आज की क्लास में हम थर्ड चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की कहानी को खत्म करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और इसकी एप्लीकेशन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से भी पहले एक छोटी सी टॉपिक हम देख लेते हैं, वोल्टेज एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बात आपको पता है कि जब कभी भी रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होती है ना? अगर करंट सेम होती है तो क्या डिफरेंट होता है? वोल्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज की। ऑब्वियसली सीरीज में हमारी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी, वोल्टेज की डिवीजन होगी, वोल्टेज डिवाइड होगा, है ना? यहाँ पे करंट तो सेम होती है। तो सीरीज में मान लीजिए हम दो रेजिस्टर के एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, रेसिस्टर की मैं रेसिस्टेंस ले लेती हूँ, न्यूमरल वैल्यू ले लेती हूँ। ये मान लो 12 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई है इन दोनों एंड के अक्रॉस, और ये जो रेजिस्टर है मेरी, मान लो ये 6 ओम की रेजिस्टर है और ये 3 ओम की रेजिस्टर है। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी नो कि करंट क्या होती है बच्चों? करंट होती है सेम। ठीक है, हमें क्या पता है? करंट सेम होती है। करंट सेम होगी तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर कैसे आप कैलकुलेट करोगे? आई इंटू आर से, है ना? और हमें पता है कि करंट सेम होती है तो क्या कैन बी राइट दैट दिस पोटेंशियल या दिस वोल्टेज अक्रॉस ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस, कह सकते हैं। और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए पहले रेसिस्टर में मेरी वोल्टेज V1 की वोल्टेज ड्रॉप होती है, सेकंड में V2 की वोल्टेज ड्रॉप होती है। मान लिया ये रेसिस्टर मेरी R1 है, ये वाली R2 है, तो क्या हम लिख सकते हैं दैट दिस V1 by V2 इक्वल्स R1 by R2, यानी द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच एंड एवरी रेसिस्टर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेसिस्टेंसेस, यानी वोल्टेज की रेशियो, वोल्टेज उसी रेशियो से डिवाइड होगा जिस रेशियो से रेसिस्टेंस है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर वैल्यू दे रखी है 6:3 का मतलब क्या हो गया? 2:1। यहाँ पे हमारी जो रेसिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखी है किस रेशियो में है? 2:1। तो बताओ V1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? V1 by V2 इक्वल्स 2/1, यानी जो तुम्हारी वोल्टेज होगी, पोटेंशियल होगी, वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। समझ गए बात? और टोटल वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कैसे डिवीजन लेते हैं। V1 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 2/2 + 1 दैट इज 3 × 12। क्या आ गया आंसर? 8 वोल्ट आ गया। और सिमिलरली V2 क्या आ जाएगा? 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें समझाया है इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज तुम देखो तो R1 R2 की रेशियो को बस देखना और वोल्टेज को उसी रेशियो में तुम डिवाइड कर दोगे। सेकंड आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होगा? हमें क्या पता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है ना बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होती है? वोल्टेज। तो मान लीजिए हम अभी फिर से वही 6 ओम की रेजिस्टेंस ले लेते हैं, 3 ओम की रेजिस्टेंस ले लेते हैं। डिफरेंट क्या होगा? क्या क्या अलग होता है हर रेजिस्टेंस में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है। तो मान लेते हैं इस वाले आर्म से करंट जा रही है I1 की, इस वाले आर्म से करंट जा रही है I2 की, और मान लेते हैं टोटल करंट जो फ्लो कर रही है वो 12 एम्पियर की फ्लो कर रही है। तो हमें ये इस I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना? यही हमारे पास सर्किट है। हमें I1 I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें एक छोटी सी बात क्या पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है ना बच्चों? नहीं सेम होता क्या? अगर वोल्टेज सेम होगा तो बताइए हम करंट किसी भी रेसिस्टर से कैसे निकालते हैं? वोल्टेज अगर पता है हमको एलिमेंट के अक्रॉस, रेसिस्टर पता है, तो हम कैसे क्या करते हैं? I इक्वल्स V by R करते हैं। अगर V सेम है तो क्या हम कह सकते हैं कि द I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। ये पैरेलल का और ये सीरीज का। तो यहाँ से अगर हम करंट की रेशियो लेंगे तो कैन वी राइट दैट I1 is to I2 is same as 1/R1 is to 1/R2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन, अच्छा इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है हमारी? 1/6 is to 1/3, है ना? अब यहाँ पे फ्रैक्शन की रेशियो है, इसको सिंपल तरीके से लिखने के लिए हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर की एलसीएम ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को रख लेते हैं और डिनोमिनेटर को बाद में कैंसिल कर देते हैं। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? 2:1 देख लो एक बार, 6 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 6 कैंसिल कर दिया, 2:1 का रेशियो। यानी I1 I2 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2:1 के रेशियो में। यानी ये जो टोटल करंट हमारी 12 एम्पियर की है, ये 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 8 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। देख लो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 एम्पियर। कैसे? 2/2 + 1 दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये क्या आ जाता है? 8 एम्पियर। और सिमिलरली I2 क्या आ जाएगा? 1/3 × 12 दैट इज 4 एम्पियर। तो इस तरीके से
तुम वोल्टेज और करंट की डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट इस सर्किट को मैं थोड़ा जनरलाइज भी कर देती। अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक और रेसिस्टर ऐड कर दिया होता इस जगह पे, इसकी वैल्यू R2 होती, R3 होती, तो यहाँ पे ये फर्दर आप क्या लिख सकते थे, V3 एंड इज टू R3 इस तरीके से। और यहाँ पे क्या हो जाता, I1 इज टू I2 इज टू I3। अगर मान लीजिए एक और ब्रांच यहाँ पे मैं ऐड कर देती और इस ब्रांच से करंट I3 की जाती, इस ब्रांच की रेसिस्टर तुम्हारी R3 होती, दैट इज इक्वल टू 1/R1 की 1/R2 इज टू 1/R3। ठीक है, तो ये I1 I2 I3 की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती, 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3 के रेशियो में होती। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये शॉर्टकट है किसी भी पैरेलल तुम्हारी सर्किट या सीरीज के सर्किट में तुम किस तरीके से करंट को या वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों, चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज आज का हमारा टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट होती है ना जिसमें 5 रेसिस्टेंस होते हैं। किस तरीके से होते हैं ये देख लेते हैं। 4 रेसिस्टेंस मेरी इस तरीके से कनेक्टेड होती है, 1 R1 R2 R3 एंड R4। ठीक है, और हर रेसिस्टर के बीच में यानी कनेक्टिंग पॉइंट जो है ना, ये जो नोड है हमारे पास 4 नोड आ जाएंगे, ये 4 नोड आ गई, इनको मैं नाम दे दूं A B का, इनको नाम दे दूं X Y का। ठीक है, तो किसी भी डायगोनली ऑपोजिट मतलब जो ऑपोजिट नोड होंगे ना आपस में, इनके बीच में आप एक 5th रेसिस्टर कनेक्ट कर दो और बाकी की जो नोड बची इससे तुम क्या दे दो, इससे तुम बैटरी कनेक्ट कर दो। ठीक है, इससे आप बैटरी कनेक्ट कर दो। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक मन में क्वेश्चन आ सकता है कि रेसिस्टर्स की हजारों हजार अरेंजमेंट पॉसिबल थी, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे, देन व्हाई दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज सो स्पेशल कि इसको हम अलग से पढ़ते भी हैं और साथ में इस कॉम्बिनेशन का, इस अरेंजमेंट का हमने एक नाम भी दे रखा है। ऐसा क्या है इसमें, तो इस पे हम बाद में आते हैं। पहले एक क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर मैं यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से एक बैटरी कनेक्ट कर दूं और आपसे पूछूं कि फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी, अगर V की वैल्यू दी हुई है, R1 R2 R3 R4 R5 सबों की वैल्यू दे रखी है, तब बता पाओगे क्या, बता पाओगे? आपको पता है कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं, आप जानते हो। लेकिन यहाँ पे कहीं भी आप पैरेलल सीरीज वाला जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं लगा सकते। यहाँ देखो तो R1 R2 सीरीज में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो करंट है R1 से निकलती है और R5 से भी पास करेगी, R2 से भी जाएगी, दो पाथ में ले करंट को, तो यहाँ पे R1 R2 सीरीज में नहीं है। अगेन R1 R3 पैरेलल में नहीं है, बिकॉज R1 R2 की जो टर्मिनल है, दीज आर नॉट कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर, तो ये पैरेलल में भी नहीं है, मतलब सीरीज पैरेलल की कॉम्बिनेशन तो लगने वाली नहीं। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, किरचॉफ्स लॉज लगा के हम कर सकते हैं सर्किट को, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तुम सोचो कि ऐसा कुछ हो जाए कि इस R5 से जीरो करंट फ्लो करनी शुरू हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि इस R5 से मान लो I5 करंट फ्लो कर रही है, ये करंट ना जीरो हो जाए, तो क्या होगा? अगर इस R5 से जीरो करंट फ्लो करेगी तो क्या इस R5 को तुम हटा सकते हो सर्किट के बीच से? अगर किसी सर्किट के किसी एलिमेंट से जीरो करंट फ्लो कर रही है तो उस एलिमेंट का होना नहीं होना बराबर है, ठीक है ना। वो समझो वो एलिमेंट पैरालाइज्ड है, उस सर्किट के लिए कोई मतलब नहीं उसके होने का, मतलब दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसको आप इरेज कर सकते हो सर्किट से बाहर। और एक बार आपने इसको अगर इरेज कर दिया बच्चों, अगर इसको आपने एक बार हटा दिया, तो सोचो तुम्हारी ये सर्किट कितनी सिंपल बन गई। क्या तुम्हें दिख रहा है कि R1 R2 सीरीज में है, R3 R4 सीरीज में है और आपस में ये पैरेलल में है, मतलब R1 प्लस R2 एंड R3 प्लस R4 क्या है, आपस में पैरेलल में। अगर ऐसा हो जाता तो क्या अच्छा हो जाता ना, हमारे लिए उस वक्त इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते और हम लोग फटाक से करंट की वैल्यू निकाल लेते, है ना। पर अब बात आती है कि वो है क्या, वो कॉम्बिनेशन, वो कंडीशन है क्या जिसपे हम ये ऐसा कह सकते हैं, वो कंडीशन है क्या। तो समझो यहाँ पे करंट किसी भी ब्रांच में जीरो कब हो सकती है, किसी भी ब्रांच से करंट जीरो कब हो सकती है, हम क्या जानते हैं, करंट इक्वल्स V by R, दिस थिंग वी नो। या तो रेसिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, अगर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तभी हम कह सकते हैं कि उस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं करेगी।
और या तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाए, इन दोनों में से कोई एक केस हो जाए। अगर R की वैल्यू इन्फिनाइट हो गई, यानी इस पर्टिकुलर सर्किट में R5 की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा हो गई, तो पहली बात तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात कि I5 को 0 करना है तो R5 की वैल्यू को बहुत बहुत ज्यादा क्यों ले, हम इस ब्रिज को ही हटा देना बीच से, कनेक्शन नहीं रहेगा तो करंट तो वैसे भी फ्लो नहीं करेगी, तो ये तो ब्रिज रहा ही नहीं, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज रहा ही नहीं। हमें वो कंडीशन चाहिए जिसमें I5 का 0 होना, इस ब्रांच से इस ब्रिज वाले ब्रांच से करंट का 0 होना R5 पे डिपेंड ही ना करे, हमें ऐसी कंडीशन चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली जो बात थी वो गलत हो गई, इस पॉइंट को आप इग्नोर करो। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना है। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, x और y में, x की पोटेंशियल और y की पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस 0 होगी, या कह सकते हो द कंडीशन विल बी Vx मस्ट बी इक्वल टू Vy। अगर ये कंडीशन हो गई तो आप कह सकते हो I5 विल बी 0। ठीक है, फॉर I5 इक्वल 0। अब बात आती है ये कंडीशन होगी कैसे, x की पोटेंशियल y की पोटेंशियल के इक्वल होगा कैसे, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, देख लेते हैं। कुछ वैल्यूज हम मैं पुट कर दूं यहाँ पे, मान लेते हैं मेरी R1 ये 3 ओम है, इसकी वैल्यू, R2 की वैल्यू 9 ओम है, मान लिया R3 की वैल्यू है 1 ओम और R4 की वैल्यू है 3 ओम। ठीक है, मान लिया मेरी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये दे रखी है वैल्यू, R5 की कुछ वैल्यू मान लीजिए 10 ओम की रेसिस्टर है। थोड़ी देर के लिए R5 को यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए R5 को मैं इग्नोर कर रही हूँ, अभी इसको सर्किट से हटा रही हूँ। एक बार अभी सर्किट को एनालाइज करके देखते हैं। अभी भी मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी रेसिस्टर की सीरीज कॉम्बिनेशन होती है तो वहां पे वोल्टेज डिवाइड होता है, किस रेशियो में, रेजिस्टेंस की रेशियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे R3 R4 सीरीज में है और इनके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी के अक्रॉस कितनी है, 12 वोल्ट की है। सिमिलरली R1 R2 सीरीज में है और इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट की है। भाई फाइनली R1 प्लस R2 क्या है, 12 वोल्ट के पैरेलली कनेक्टेड है और R3 प्लस R4 भी 12 वोल्ट के पैरेलली कनेक्टेड है। तो इनमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इनके रेसिस्टेंसेस में, वो इनके रेसिस्टेंसेस की रेशियो के इक्वल होगा। 12 वोल्ट की मान लेते हैं कि बी पे हमने रेफरेंस डाल लिया 0 वोल्ट का, तो ऑब्वियसली ए पे कितनी वोल्टेज हो जाएगी, 12 वोल्ट की हो जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, 12 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है, मैंने बी में पोटेंशियल को 0 मान लिया तो ए में पोटेंशियल 12 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो तो हमारी जो रेसिस्टेंसेस की रेशियो है R3 R4 में 1:3 की है, 1:3 की है, और R1 R2 में भी जो रेशियो है वो 1:3 की ही है, 3:9 मींस 1:3, यानी 12 वोल्ट का डिवीजन 1:3 में होगा। 12 वोल्ट का डिवीजन 1:3 में होगा, दैट मींस 3 वोल्ट एंड 9 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 9 वोल्ट। 3 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ अपीयर होगी, इस जगह पे है ना, और 9 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगी यहाँ पे R2 एंड R4 दोनों में। अगर यहाँ पे ए पॉइंट पे मैंने 12 वोल्ट की पोटेंशियल मानी है, तो कैन वी से कि भाई ये ए पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट है, कोई बीच में कोई एलिमेंट नहीं, ये भी ए पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर हम ए से वाई पे चले, अगर ए से वाई पे चले तो 3 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है ना बच्चों, 3 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो क्या कैन वी से कि वाई पे जो मेरी पोटेंशियल है वो 9 वोल्ट है, कह सकते क्या 3 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। सिमिलरली अगर ए से एक्स पे चलोगे तो 3 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, अगेन ए पे पोटेंशियल 12 वोल्ट है, 3 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो फाइनली एक्स पे कितनी पोटेंशियल आ गई, 9 वोल्ट पे, 9 वोल्ट की पोटेंशियल आ गई। तो दिखा आपको एक्स और वाई की पोटेंशियल 9 वोल्ट हो गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Vx इक्वल्स Vy, तो अभी भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर हमने यहाँ पे एक रेसिस्टर ड्रॉ भी कर लिया, इस रेसिस्टेंस की कोई सी भी वैल्यू ले लो, इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा। I5 will be 0 in this case। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे रेसिस्टर ही क्यों, कुछ भी ड्रॉ कर दो, कुछ भी ड्रॉ कर दो, कोई से भी एलिमेंट ड्रॉ कर दो बच्चों, कोई से भी एलिमेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो तुम यहाँ पे कैपेसिटर ड्रॉ कर दो, कैपेसिटर ड्रॉ कर दो, कुछ भी ड्रॉ कर दो, करंट नहीं फ्लो होने वाला। समझ रहे हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, ये जो कंडीशन आई है मेरी, कौन सी कंडीशन,
रेसिस्टेंसेस की रेशियो यानी यहाँ पे R1 ये कब होगा, व्हेन R1 इज टू R2 की रेशियो इक्वल किसकी होगी, R3 इज टू R4 के। अगर ऐसा होगा तभी आप कह सकते हो वोल्टेज का इक्वल, आई मीन वोल्टेज का जो डिवीजन होगा ये ऊपर वाले ब्रांच और नीचे वाले ब्रांच में सेम होगा, है ना। और सेम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ x और y पे जो पोटेंशियल होंगे वो सेम होंगे, है ना। तभी आप कह सकते हो कि I5 विल बी 0, है ना। यहाँ पे मेरी रेसिस्टेंस थी R5, ठीक है। तो ये मेरी एक बेसिक सर्किट बन गई व्हीटस्टोन ब्रिज की। और ये जो कंडीशन आया है ना बच्चों, ये जो कंडीशन आया है, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर I5 की वैल्यूज यानी ब्रिज से करंट 0 फ्लो करता है तो वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। लिख लीजिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। दूसरी क्या हो गई, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है मेरी, अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहाँ पे क्या होगा, I5 विल बी 0, अनबैलेंस्ड में I5 विल नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे ब्रिज को, ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। तुम सोचो अगर R5 को यहाँ से हम हटा दें, क्योंकि I5 0 है तो R5 का रहना नहीं रहना बराबर है, दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द सर्किट ऑब्वियसली। R5 का सर्किट में रहना का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इससे करंट फ्लो नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे R1 R2 सीरीज में हो गया, R3 R4 सीरीज में हो गया और फाइनली ये पैरेलल में हो गया, तो ये तुम्हारा सिंपल तरीके से R इक्विवेलेंट निकालो, R इक्विवेलेंट निकला तो फिर तुम करंट निकालो, ठीक है, करंट निकालो। तो ये आपकी सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाती है। लेकिन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए हमको प्रॉपर किरचॉफ्स लॉ लगाना होता है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, किरचॉफ्स लॉ का यूज करना होगा। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज यूजफुल, ये यूजफुल है हमारे लिए। कहाँ यूज में आता है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं किसी अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है, टू फाइंड एनी अननोन रेसिस्टेंस। कैसे, अगर हमको पता है, अगर हम ये जानते हैं कि फिफ्थ ब्रांच से करंट 0 पास कर रही है, तो कब होगा ऐसा, जब R1 बाय R2 इक्वल्स R3 बाय R4 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरी कोई रेसिस्टेंस, मान लीजिए मेरी R2 मेरी अननोन है, सपोज R2 अननोन है और R1 R3 R4 की वैल्यू हमें पता है, तो हम R2 निकाल सकते हैं। हमें ये कंडीशन, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन जो होती है बच्चों, इसकी यही कंडीशन होती है, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। लॉजिकली मैंने आपको बताया है, बुक्स वगैरह में केवीएल केसीएल का यूज करके, किरचॉफ्स लॉ का यूज करके बताते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चीज तो है नहीं ये, ठीक है। तो इसको बस ऐसे समझ लो कि रेजिस्टेंसेस की रेशियो जो होती है करस्पॉन्डिंग आर्म में सेम होनी चाहिए, बस। इसको, इसे इस तरीके से भी तुम कह सकते हो, देखो R1 बाय R2 इक्वल्स R3 बाय R4 को और क्या लिख सकते हो तुम, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो क्या आपको दिख रहा है कि R1 बाय R3 इक्वल्स R2 बाय R4। ऐसे भी कह सकते हो भाई इन दोनों की रेशियो इक्वल्स इन दोनों की रेशियो, या हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको तो क्या आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ R1 एंड R4, भाई ये डायगोनली जो है तुम्हारी, इनकी प्रोडक्ट इक्वल्स इनकी प्रोडक्ट, देखो R1 इंटू R4 इक्वल्स व्हाट, R2 इंटू R3। ये तीनों ही कंडीशन एक ही, बेसिकली एक ही कंडीशन है बच्चों, कोई अलग अलग कंडीशन नहीं है, कोई से भी कंडीशन आप यूज कर सकते हो। कोई भी कंडीशन आपको बुक में दी रहेगी तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने ये बताया था, यहाँ ये लिखा है, तीनों कंडीशन एक ही कंडीशन है तीनों। समझ आई बात। प्रूफ भी देख लेते हैं इसकी हम, अभी लॉजिकली तो हम समझ चुके हैं, अब इसकी प्रॉपर केवीएल लगा के प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बच्चों, ये तो बहुत मैंने सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है, इसको थोड़ा सा वायर को आप ऐसे डायगोनल कर दोगे ना तो इस जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ऐसे देखने को मिलेगी। ये हो गई R1 R2 R3 एंड R4। यहाँ पे ये वाली टर्मिनल हो गई मेरी A, ये हो गई B, ये हो गई X और ये हो गई Y। तो इनके इसके बीच में हम लगा देते हैं एक फिफ्थ रेसिस्टर R5। तो ये एक ऐसा भी व्हीटस्टोन ब्रिज हमें दिख सकता है। तो यहाँ पे भी अगर हमको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देखना है, वेदर दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट, तो हमको क्या करना होगा, हमें ये कंडीशन चेक करना होगा। अगर ये कंडीशन है तो आप सिंपली R5 को रिमूव कर दो सर्किट से, ठीक है। तो एग्जाम में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन आता है ना, तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। उसके बाद आपका सिंपल सा ओम्स लॉ लगा देना, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना,
सीरीज पैरेलल करके, उसके बाद करंट निकाल लेना, जो जैसे पूछा है, जो पूछा है क्वेश्चन में वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी वेट। अब चलिए इस कंडीशन की हम प्रॉपर प्रूफ कर लेते हैं जैसे बुक में दिया रहता है, ठीक है ना। तो ये थी मेरी व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये हो गई व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हो गई मेरी ए पॉइंट, बी टर्मिनल, एक्स टर्मिनल, वाई टर्मिनल, और यहां पे लगी है मेरी 5th रेसिस्टर R1, R2, R3, R4। ठीक है। अच्छा, बिकॉज हमें बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन प्रूव करनी है, तो हम मान लेते हैं कि R5 के थ्रू करंट कितनी फ्लो कर रही है, I5 इक्वल्स 0। कितनी फ्लो कर रही है, 0 करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। यहां से मान लो करंट सर्किट में I की आ रही है, और I का कुछ पार्ट R1 से जा रहा है I1, और कुछ पार्ट R3 से जा रहा है I2। यहाँ पे चाहो तो KCL लगा दो, I2 की वैल्यू I माइनस I1 कर दो, पर कोई मतलब नहीं है, फाइनली ये कैंसिल ही होने वाला है, तो मैं इसको ऐसा छोड़ देती हूँ। अगर यहाँ X पे आता है ये I1, तो यहाँ पे इस ब्रांच से R5 से 0 करंट जा रही है, तो क्या पूरी करंट R2 से जा रही होगी, है ना। सिमिलरली नीचे, सॉरी, करंट I1 जा रही है ना, और सिमिलरली R3 से जितनी करंट फ्लो कर रही है, से पूरी की पूरी करंट R4 से भी फ्लो कर रही होगी, बिकॉज बीच के ब्रांच में कोई करंट है ही नहीं, ठीक है। पूरी करंट मिलके क्या बन गई, I बन गई यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लगा देते हैं KVL। KVL लगाते हैं, सबसे पहले किस लूप की बात कर लें, AXYA, इस लूप की बात करते हैं, AXYA, इस लूप में लिखिए KVL इक्वेशन। चलिए A से शुरू करते हैं, A से X जाते वक्त अब क्या करते हैं, पहले करंट तो अज्यूम कर ही लिया हमने, करंट अज्यूम करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लस माइनस साइन असाइन करते हैं हर एलिमेंट के टर्मिनल पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि करंट जा रही है लेफ्ट से राइट, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, बिकॉज करंट मूव करेगी डिक्रीजिंग पोटेंशियल में, दैट मीन्स तुम्हारी प्लस से माइनस साइन चेंज होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस से माइनस, यहाँ पे भी प्लस से माइनस, यहाँ पे भी प्लस से माइनस, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं, A से X पे जाते वक्त बिकॉज करंट इज मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब तुम्हारी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दैट विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ I1 इंटू R1। उसके बाद X से Y जा रहे हो, X से Y में तुमको पता है करंट 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो 0 लिख दो या कुछ मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर Y से A पे जाते वक्त तुम्हें इस रेसिस्टर को माइनस से प्लस क्रॉस कर रहे हो, माइनस से प्लस का मतलब इंक्रीजिंग पोटेंशियल, इंक्रीजिंग पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे प्लस I2 इंटू R3, और वापस से A पे आ गए हैं तो हमारा ये इक्वल हो गया 0 के। क्या इसको हम लिख सकते हैं, I1 R1 इक्वल्स I2 R3 बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। उसके बाद आ जाइए सेकेंड लूप में, X B Y X, इस लूप में आ जाओ, X B Y X। आइए X से B जाते हैं, पहले R2 मिलता है, प्लस से माइनस क्रॉस कर रहे हैं, प्लस से माइनस मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव, माइनस I1 R2, माइनस I1 R2। उसके बाद कहा B से Y जाते वक्त माइनस से प्लस क्रॉस कर रहे हैं, इंक्रीजिंग पोटेंशियल, इंक्रीजिंग पोटेंशियल का मतलब हो गया पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव, मतलब प्लस I2 R4 इक्वल 0, दैट इज क्या लिख सकते हो, I1 क्या लिख सकते हो, I1 इंटू R2 इक्वल्स I2 इंटू R4। क्या करोगे अब, इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो आपस में, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ रहा है, डिवाइड करोगे तो I1 कैंसिल हो गया, I2 कैंसिल हो गया, क्या बचा फाइनली, R1 इक्वल्स R2 इक्वल्स R3, R1 बाय R2 इक्वल्स R3 बाय R4। क्या यही कंडीशन है जो मैंने आपको इनिशियली बताया, क्या यही कंडीशन थी बच्चों, हाँ। R1 R2 की रेशियो वही होगी जो R3 R4 की रेशियो होगी, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो दैट R1 बाय R3 इक्वल्स R2 बाय R4, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो R1 इंटू R4 इक्वल्स R2 इंटू R3। आई होप कि तुम्हें प्रूफ में कुछ रखा भी नहीं है,
बता दिया बस कि तुम्हारे दिमाग में ये ना हो कि भाई इसका प्रॉपर प्रूफ क्या होता है। बहुत बच्चों को होता है ना कि प्रॉपर जब तक देखेंगे नहीं तब तक चीजें दिमाग में नहीं आती। तुम्हें बस सच बताओ तो तुम्हें बस इस कंडीशन से मतलब होना चाहिए, बस ये कंडीशन, और कुछ नहीं देखो। बस ये इनफैक्ट और कोई कंडीशन मत देखो, बस ये कंडीशन देखो। इस कंडीशन को याद रखोगे ना तो आगे की सर्किट भी तुम्हारे लिए इजीली सॉल्व कर लोगे। मतलब बताती हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान में रखो। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आ जाओ। सपोज ये मेरी एक अरेंजमेंट है। 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 12 ओम, 6 ओम, और यहां से मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है 12 वोल्ट की। आपको बताना है सर्किट से कितनी करंट फ्लो कर रही है। बताओ क्या बताया था मैंने। सबसे पहले आप ये देखो कि व्हीटस्टोन ब्रिज है अगर तो बैलेंस्ड है या नहीं है। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है? हाँ। क्या 2:4 का रेशियो वही है जो 6:4 का रेशियो 6:12 का रेशियो होगा? 1:2 1:2। बताओ। एकदम से देख के लगता है ना कि सर्किट बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन है ना। लेकिन बच्चों पहले ये तो चेक कर लो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है भी या नहीं है। देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट को मैंने क्या माना है, एक्स और वाई। ये पॉइंट मैंने क्या माना था, ए और बी। तुम देखो ये फिफ्थ वाली रेसिस्टर भी एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड है, और आपने बैटरी भी एक्स और वाई के बीच में दिया है। ए और बी के बीच में तुमने कुछ कनेक्ट ही नहीं किया, तो ये तो पहली बात व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं। दिस इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की बात ही नहीं आती है। और दूसरी बात कि ऐसे सर्किट में इस फिफ्थ रेसिस्टर से हमेशा करंट फ्लो करेगी, और ये बहुत इजी भी है सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है बच्चों की 6 ओम ना 2 ओम के सीरीज में है, 12 ओम 4 ओम के सीरीज में है, और फाइनली ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। या आप कह सकते हो, अगर पहले मैं क्या करूं इसकी आर इक्विवेलेंट निकाल लेती हूँ। आर इक्विवेलेंट विल बी सिंपली 6 + 2, 6 + 2 is 8, is parallel with 6, is parallel with 4 + 12 that is 16। सही कर रही हूँ ना। तो इसकी पहले तो इक्विवेलेंट वैल्यू रेजिस्टेंस निकालो। एक बार आर इक्विवेलेंट आगे निकाल लोगे ना बच्चों, आई होप कि निकाल लोगे आप। 1/8 + 1/6 + 1/16 इसकी वैल्यू निकालो, इसकी रेसिप्रोकल ले लो। उसके बाद क्या करोगे, करंट निकालने के लिए वी नो कि आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे सर्किट को तुम इस रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो ना। इसका मतलब यही होता है ना बच्चों, नहीं क्या? अब सर्किट में तुमको करंट ही तो निकालनी है, तो करंट इक्वल्स क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। भाई ओम्स लॉ है, यहाँ से करंट निकल आएगी। कर लोगे ना इसे, तुम कर लेना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं चलो। चलो दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मेरी 3 रेसिस्टर बना दी मैंने। ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है। ए से इस पॉइंट से एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, और बी से इस पॉइंट पर एक रेसिस्टर कनेक्टेड है। इसकी वैल्यू है 2 ओम, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ये 8 ओम है, और ये 16 ओम है। ठीक है, चलो करो इसे, आर इक्विवेलेंट निकाल दो इसकी। ये वाली जंक्शन ए है, ये वाली बी है, ठीक है। उसके बाद ये एक जंक्शन है, इसको मैं नाम देती हूँ वाई का, और इसको नाम देती हूँ एक्स का। अब तुम्हें समझ आ रहा है एक्स वाई मैंने नाम क्यों दिया है। अगर यहाँ तुम देखो तो सारे के सारे रेसिस्टर ना ए एक्स के बीच में है, बी वाई के बीच में है, एक्स वाई के बीच में है, ए वाई के बीच में है, बी एक्स के बीच में है। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का चांस बन रहा है। देख लेते हैं, अगर सर्किट को रीड्रॉ करें, मान लीजिए इस साइड में ए टर्मिनल बना रही हूँ, ये वाली साइड मेरी, ये वाली पॉइंट बी की हो गई,
इधर मैं x बना लूँ और इधर मैं y बना लूँ, जो मेरी प्रॉपर मुझे पता है व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा दिखता है हर जगह वैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 2 ओम की रेसिस्टेंस किसके किसके बीच में बचे, a और x जंक्शन के बीच में है। a और x जंक्शन के बीच में हमको 2 ओम की रेसिस्टर यहाँ से मिल गई। उसके बाद बात करते हैं 8 ओम की रेसिस्टर की। 8 ओम b और x के बीच में कनेक्टेड है, b और x के बीच में मतलब यहाँ b और x के बीच में 8 ओम की रेसिस्टर कनेक्टेड है, बहुत अच्छे। ए वाई के बीच में 4 ओम की रेसिस्टर ए वाई के बीच में है, मतलब ये है 4 ओम की रेसिस्टर। और 16 ओम की रेसिस्टर बी और वाई के बीच में है, बी और वाई के बीच में है 16 ओम की रेसिस्टर। फाइनली 5 ओम की रेसिस्टर एक्स और वाई से कनेक्टेड है। और जो हमने बैटरी कनेक्ट करनी है वो ए बी के बीच में करनी है। तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बिल्कुल। क्या ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड भी है। 2:4 equals 4:16, 1:4 equals 1:4। दिख रहा है तुम्हें बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड हो गया तो खुशी खुशी तुम इस पार्ट को इरेज कर सकते हो। भाई बैलेंस्ड में मुझे क्या पता है कि इस पार्ट का होना नहीं होना, ठीक है, नहीं होगा तो ज्यादा तुम्हें कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगे। तो यहाँ पे 2 8 क्या है सीरीज में है, यानी 10 ओम की रेसिस्टर कनेक्टेड है विद इन पैरेलल विद 4 + 16 दैट इज 20 ओम की रेसिस्टेंस। तो इसकी आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी 10 पैरेलल 20 ओम। ये भी कर लो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/10 + 1/20। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। अभी भी मैंने क्या बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी द पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। इस क्वेश्चन में अगर मान लो मैंने यहां पे एक और रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया होता, देखो, तो क्या ये पॉइंट भी ये होती, ये पॉइंट भी ये होती, ये पॉइंट भी x होता, ये पॉइंट भी x होता बच्चों, और इसकी वैल्यू 4 ओम होती और इसकी 2 ना होके 4 ओम होती। तो पहले तो तुम क्या करते ना, इस 4 ओम को तुम सॉल्व करते, ये पैरेलल में है और इसकी जो इक्विवेलेंट तुम्हारी रेसिस्टेंस आती कितनी आती 2 ओम आती। तो वापस से हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको, जैसे सर्किट मैंने पहले बनाई थी वैसे सर्किट फिर से बन गई। तो यहाँ दिख रहा हो एक रेसिस्टर एक्स्ट्रा हो सकता था, 2 रेसिस्टर एक्स्ट्रा हो सकता था मैं यहाँ भी एक तुम्हारी 32 ओम की रेसिस्टेंस लगा देती और यहाँ पे भी 32 ओम की रेसिस्टेंस लगा देती। ठीक है, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। तुम्हारी रेसिस्टेंस 5 से ज्यादा भी हो सकती है, तो तुम्हें पहले ये देखना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। अगर एक बार ये चेक कर लिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो तुम्हें क्या देखना होगा कि ये ब्रिज जो है वो बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इस जगह पे मैं ए और बी के बीच में एक एक्स्ट्रा रेसिस्टर लगा देती, तो यहाँ पे होता क्या, एक बैटरी तो इसके बीच कनेक्टेड थी ही थी, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा रेसिस्टर भी आ गई बीच में। तो क्या इस रेसिस्टेंस से इस व्हीटस्टोन ब्रिज पे कोई फर्क पड़ने वाला है? अगर ये बैलेंस्ड है तो अभी भी बैलेंस्ड होगी भाई, क्योंकि दिस रेसिस्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारी इतनी सी है, तो तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जाके कंडीशन देखना है, तुम्हें इस रेसिस्टर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक बार तुमने व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाली बैलेंस्ड कंडीशन में, तुमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाली, तो दो जो रेसिस्टेंस आ रही है ना, वो इस रेसिस्टेंस के, ये जो R6 रेसिस्टर है, इसके पैरेलल होगी। तो इस तरीके से तुम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है। देखो मैंने अभी तक जो तुम्हें पढ़ाया ना बच्चों, सिंपल सर्किट पढ़ाया है, सिंपल सर्किट सारी पढ़ाई है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा दिखता है, सिंपल सर्किट कैसी दिखती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, एक बार तो ये तुम अपने आंखों से स्कैन कर लो। ठीक है, पहली सर्किट जो सबसे कॉमन है, हर जगह दिखेगा तुमको, वो ये इस तरीके से। ठीक है, इससे तुम्हारी बैटरी कनेक्टेड होगी और ऑपोजिट नोड से 5th रेसिस्टर होगा। तो ये एक सर्किट होगा, ये एक अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिखेगा। ठीक है ना बच्चों, इनके बीच में एक 5th रेसिस्टर होगी, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अभी भी मैंने जैसे बताया कि 3 रेसिस्टर इस तरीके से पहले सीरीज में बना लो, है ना। अब क्या करो, इस नोड से, अभी ये ए है ये बी है, इस जगह से एक रेसिस्टर डालो यहाँ और इस पॉइंट से एक रेसिस्टर डालो बी पे, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो तुम इन तीनों अरेंजमेंट, ये तो सिंपल है, ये इसी की
दोनों सेम ही है बेसिकली, तुमको दिखने में भी ये सेम लग रहा होगा, बस आपको करना क्या है कि जो दो रेसिस्टर इसको बस सीधा कर देना है, सीधा। कनेक्टिंग वायर को तुम मरोड़ सकते हो अपने हिसाब से, तुम उससे कोई फर्क, जब तक ये किसी दूसरे कंडक्टर को, कनेक्टिंग वायर को टच नहीं कर रही है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसको छोटा कर दो, बड़ा कर दो, मोड़ दो, घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे, और इनफैक्ट अगर तुम्हारी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग है, तुम इसे भी समझ सकते हो कि ये भी यही है और कुछ नहीं, ये सारी सर्किट सेम है। तो ये सब सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो गई थी, ठीक है ना, जहाँ 5 रेसिस्टर्स होते हैं। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसी सर्किट तुमको मिल जाती है, तुम्हें ये ना लगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया और पता नहीं, हमें ये पता ही नहीं कि ये किस चिड़िया का नाम है। देखो, अगर मान लीजिए मैं एक सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज बनाती हूँ, ये हो गई तुम्हारी पहली रेसिस्टर, ये हो गई सेकेंड रेसिस्टर, ये हो गई थर्ड, और ये हो गई फोर्थ। यहाँ पे लगा दिया मैंने फिफ्थ रेसिस्टर को। ये मेरी व्हीटस्टोन ब्रिज है, कोई डाउट नहीं है इसमें। मान लिया ये 2 ओम की रेसिस्टर है, 3 ओम की, 4 ओम की, 6 ओम की, और यहाँ पे कुछ भी डाल दो, 7 ओम डाल दो, बिकॉज ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इस फिफ्थ रेसिस्टर से कोई मतलब नहीं है, फिफ्थ रेसिस्टर कुछ भी वैल्यू की होगी, उससे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इरेज ही कर दोगे तुम, है ना। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसकी कॉपी बना लेती हूँ एक, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे बच्चों, अगर मैं इसके इस साइड एक और इस तरीके से 3 और रेसिस्टर ऐड कर दूं, 1 ओम और 2 ओम की, इसके बीच में कोई रेसिस्टर कुछ भी डाल दो, 10 ओम डाल दो, तो देखो ध्यान से, क्या ये क्या है, मतलब ये भी क्या व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही दिख रहा है कुछ। यहाँ देखो, तो इस 7 ओम की रेसिस्टर से करंट क्यों नहीं फ्लो करी, क्योंकि हम जानते हैं कि इस नोड से और इस नोड की पोटेंशियल सेम है। मैं इसको भी एक्स डाल दूं, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल सेम है। इसको वाई डालू, इसको वाई डालू, एक काम करो, एक इसको ना चेंज, अलग नेम दे देती हूँ, एक्स वाई इसको दे दिया नाम, इसको पी क्यू डाल दो। अब देखो यहाँ पे, बिकॉज अगर जो भी वोल्टेज तुमने, जो भी जिस पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से तुमने कनेक्ट किया है, ये जो वोल्टेज है ना बच्चों, ये वोल्टेज इनमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, इनकी रेजिस्टेंस की रेशियो के हिसाब से। अगर तुम देखो तो ऊपर वाली आर्म में 2:3:1 का रेशियो है, नीचे वाली आर्म में 4:6:2 का रेशियो है, मतलब अल्टीमेटली ये भी 2:3:1 का रेशियो ही आ रहा है नीचे वाली आर्म में भी। तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज की जो डिवीजन होगी ना, ऊपर वाली आर्म में जैसी होगी वैसे ही सेम टू सेम नीचे वाली आर्म में होगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर इस जगह पे भी अगर मैं 12 वोल्ट की बैटरी कंसिडर करती, ये 0 वोल्ट होता, ये 12 वोल्ट होता, तो यहाँ पे 12 वोल्ट को हमको 2:3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब 4:6:2। सही लिख रही हूँ क्या? 4 वोल्ट, यानी इस पहले वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगी, 4 वोल्ट की होगी क्या? यहाँ भी 4 वोल्ट की, यहाँ पे 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की। अगर इधर से चलोगे तो तुम्हारा 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट की हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट की हो गई। फर्दर यहाँ पे 6 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो 10 - 6 मीन्स क्या हो गया? 10 - 6 मीन्स 4 वोल्ट। सही लिख रही हूँ? अरे गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पे, ये 12 - 4 8 होता है ना बच्चों, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। 8 - 6 कितना हो गया? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो आपको दिख रहा है बच्चों, एक्स और वाई की पोटेंशियल सेम है, पी क्यू की पोटेंशियल सेम है, तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। और अगर इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो तुम्हारा 2:3:1 सीरीज में है, 4:6:2 सीरीज में है रेजिस्टेंस, और फाइनली ये क्या है? पैरेलल में है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे फाइनली जो तुम्हारी सर्किट बनेगी कैसी बनेगी? 2 + 3 + 1 दैट इज 6, 4 + 6 + 2 मीन्स व्हाट? 12। तो 612 की तुम्हारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है, उस हिसाब से तुम सर्किट को सॉल्व कर दोगे। 612 की इक्विवेलेंट क्या होती है? 6 × 12 / 6 + 12 दैट इज
18, 4 ओम, 4 ओम, और ये क्या है, ये क्या बना दिया मैंने, ये क्या है, ये बैटरी है 12 वोल्ट की। ठीक है, तो कितनी करंट फ्लो करेगी, 12/4, दैट इज 3 एम्पियर की। ठीक है ना, चलो ठीक है। आज सेकंड वाले सर्किट में, इसमें मैंने क्या क्या करना है, इसमें अभी तुमने क्या किया, ऐसे एक्सटेंड किया सर्किट को, व्हीटस्टोन ब्रिज को। अब मैं नीचे की तरफ एक्सटेंड करती हूँ। मान लेते हैं ये वाली रेसिस्टर मेरी 6 ओम की है और साथ वाली रेसिस्टेंस 9 ओम की है। अब देखना तो बच्चों, अब देखना तो, क्या जो भी तुम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, जितने भी पोटेंशियल की कर रहे हो, क्या इस वोल्टेज का ड्रॉप 2-3 के क्रॉस होगा, 2:3 के रेशियो में होगा, होगा ना, 4:6 के रेशियो में होगा और 6:9 के रेशियो में होगा। क्या ये रेशियो सेम है, 2:3 इज सेम एज 4:6? भाई 4:6 क्या हो गया, 2:3 तो हो गया, 6:9 क्या हो गया, 2:3 हो गया। यानी अल्टीमेटली जो तुम्हारी पोटेंशियल है उसका जो उसकी जो डिवीजन हो रही है वो 2:3 के रेशियो में हो रही है। अगर सेम रेशियो में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो बच्चों इस पॉइंट की पोटेंशियल, इस पॉइंट की पोटेंशियल और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी। पोटेंशियल ऑफ एक्स इक्वल्स पोटेंशियल एट वाई इक्वल्स पोटेंशियल एट जेड। मतलब इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तुम्हें कैसे चेक करना, समझ आ गया। 2/3 इक्वल्स 4/6 इक्वल्स 6/9। यहाँ पे भी देख सकते हो, ऐसे 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 कर लो, 2:3:1 इक्वल्स 4:6:2। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कह सकते हो, इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करी, मतलब 2-3 सीरीज में है, 2-3। इस सेकंड वाले केस में क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट कैसे देखोगे, 2-3 सीरीज में मतलब 5 इज इन पैरेलल विथ 6 एंड 4 सीरीज में है, मतलब 10 इज इन पैरेलल विथ 6 + 9 दैट इज 15। यानी 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम क्या है, पैरेलल में है। इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर दो। तो इसको हम, ये जो भी हम पढ़ा ना, हमने ये दो सर्किट देखा ना, ये क्या है, दिस इज एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। कहीं देख लो तो घबराना नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है, और इसको कहते हैं जेई का कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात है बच्चों, ये क्या है, बेसिकली बैलेंस्ड, मैंने बैलेंस्ड एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात बताई। ठीक है, क्या तुम्हें लग रहा है कि जरा सा भी इसका लेवल बहुत ज्यादा है जो तुम समझ नहीं सकते? ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मीटर ब्रिज का। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से समझ गए तो मीटर ब्रिज कुछ नहीं है, हलवा है, सच बता रही हूँ। बेसिकली मीटर ब्रिज ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, और कुछ नहीं। साथ में एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना दूं, मैं अभी तो कॉपी किया था ना, हाँ ये मेरी व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसके साथ साथ हम देखते हैं मीटर ब्रिज की। ठीक है, देखो पहली बात तो लिख लो दैट मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ठीक है, क्या करते हैं मीटर ब्रिज से हम रेसिस्टेंस की वैल्यू, अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, पहले तुम इस सर्किट डायग्राम में समझ लेते हैं। मान लीजिए इसकी रेसिस्टेंस आर विच इज अननोन, यहाँ पे इसकी रेसिस्टेंस एस है, R1 R2 दीज 3 आर नोन। आर हमें नहीं पता, आर की वैल्यू निकालनी है, और R1 R2 की रेशियो को हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो समहाउ हम R1 R2 की रेशियो को वही कर ले जो RS की रेशियो है, तो उस वक्त कह सकते हैं कि मेरी ब्रिज बैलेंस्ड हो गई, और वहां पे हम R/S इक्वल्स R1/R2 लिख सकते हैं, और इस जगह से हमारी R की वैल्यू क्या आ जाएगी, S इंटू R1/R2। ये कैसे करते हैं, अगर ये जो ब्रिज है मेरी ब्रिज है, यहाँ पे अगर कोई इंडिकेटर ऐसा डाल लें जो हमें ये बता सके कि करंट कब इस ब्रिज से, इस फिफ्थ ब्रांच से जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और जब गैल्वेनोमीटर से जीरो डिफ्लेक्शन शो होता है, मतलब अभी रेजिस्टेंसेस की रेशियो क्या हो गई, सेम हो गई है ना, R1 R2 की रेशियो को हम बदलते हैं। अब ये ऐसा कैसे कर सकते हैं,
आप रैंडम रेजिस्टेंसेस लेके चेंज करते रहोगे तो ये तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है ना, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। हमारा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, जो हमारा डिवाइस होता है, वो कैसा दिखता है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये तो सर्किट डायग्राम समझा दिया मैंने आपको, अब देखते हैं। देखो, ये एल शेप्ड की आर्म है मेरी, ये स्ट्रेट आर्म है, मेटेलिक है सबके सब, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मेटेलिक स्क्रू होता है कनेक्टेड, इन स्क्रू से तुम कोई कंडक्टर कनेक्ट कर सकते हो, रेसिस्टर कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देता है ये, दीज आर मेटेलिक। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे रही हूँ, इसे बी का नाम दे रही हूँ। यहाँ पे बीच में भी एक स्क्रू रहता है, इसे मैं एक्स का नाम देती हूँ। ठीक है ना जी, यहाँ भी नेमिंग दे दो ताकि आप कंपेयर कर सको सर्किट को, ए बी एक्स वाई। अच्छा, ए बी के बीच में क्या करो ना आप, एक स्ट्रेट वायर, मेटेलिक वायर कनेक्ट करो 1 मीटर लेंथ की, जिसको हम रेजिस्टेंस वायर कहते हैं। ठीक है, एक वायर है। पहले स्लॉट में तुम एक कोई अननोन रेजिस्टेंस डाल दो। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें अभी नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सेकेंड स्लॉट में तुम रेजिस्टेंस बॉक्स डाल दो, जिसकी वैल्यू को तुम वेरी कर सकते हो अपने हिसाब से, ताकि डिफरेंट रीडिंग ले सको, है ना। एक्सपेरिमेंट में कैसे करते हो आप, एक रीडिंग से तो काम नहीं चलाते ना, 4-5 रीडिंग लेते हो, फिर सबों की एवरेज वैल्यू निकाल लेते हो, है ना। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बॉक्स लेते हैं, मान लो इसकी वैल्यू मैं सिंगल वैल्यू लेती हूँ, मान लो ये वैल्यू एस है। ठीक है, दिस इज नोन, और आर एस तो यहाँ लिख दिया, और इस R1 R2 की जगह पे मैंने एक रेजिस्टेंस वायर ले लिया है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस वायर, हमें पता है किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है ना। तो अच्छा, अब क्या करो, ये यहाँ पे एक्स और एक्स से क्या करो, एक गैल्वेनोमीटर की एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दो। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हमें करंट की इंडिकेशन देती है, करंट की डायरेक्शन बताती है। और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को लूज छोड़ दो। ठीक है, इसे कनेक्ट कर दो एक जॉकी से। जॉकी एक स्लाइडर है जो इस मेटेलिक वायर पे मूव कर सकता है। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देगा हमें। अच्छा, और क्या करूं, यहाँ पे एक रूलर कनेक्ट कर दो, स्केल कनेक्ट कर दो। 1 मीटर की स्केल होगी यहाँ पे, 0 रीडिंग, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इस स्केल की हेल्प से तुम क्या करोगे, इस वायर की लेंथ को मेजर करोगे। अच्छा, हम क्या करते हैं, ये एक कनेक्शन बना दिया। अब क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर का ये जो स्लाइडर है मेरी, ये जो स्लाइडर इस वायर पे एबी पे मूव कर सकती है, इसको मूव करके देखते हैं गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कब जीरो, यानी गैल्वेनोमीटर किस पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, नल पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। यानी अगर मान लो ये पॉइंट नल पॉइंट है, इसको मैं नाम दे देती हूँ वाई का, और सपोज ये वाली जो लेंथ है मेरी, ये क्या कहलाती है, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब हो गया कि इस लेंथ पे जो रेजिस्टेंस होगी, है ना, इस लेंथ पे जो रेजिस्टेंस होगी और इस लेंथ पे जो रेजिस्टेंस होगी, इनकी रेशियो आर एस के रेशियो के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हो गई। तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी हो गई, क्या ये लेंथ हो गई 1 मीटर माइनस एल, अगर मीटर में लिखूं तो 100 माइनस एल लिखोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है भाई, रेशियो लेनी है तो रेशियो में सेंटीमीटर लिखो, मीटर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये मेरी लेंथ नल पॉइंट है और ये मेरी बैलेंसिंग लेंथ है, तो क्या हम लिख सकते हैं दैट दिस R by S equals resistance of this length divided by resistance of 1 minus L। हाँ जी, आपको पता है किसी भी कंडक्टर की जिसकी क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म कंडक्टर है ये, हर जगह पे इसकी रेसिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, रेसिस्टिविटी डिफर नहीं कर रही, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो क्या हम इस सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई ए डिवाइडेड बाय रो इंटू 1 माइनस एल बाई ए। भाई ये ए रो तो कांस्टेंट है ना, तो ये कैंसिल हो गया। फाइनली दिस आर इक्वल्स एस मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन 1 माइनस एल।
तो इस तरीके से तुम कोई अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या करते हैं हम, स्लाइडर से बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढते हैं। कर दिया ना, ये R1 R2 की वैल्यू देखो, R1 R2 की रेशियो बदल रही है ना, और R1 R2 की रेशियो जब R और S की रेशियो के इक्वल हो जाएगी तब तुम्हारी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और इस पॉइंट को हम नल पॉइंट का नाम देंगे। ठीक है ना, तो आई होप कि तुम्हें मीटर बेस समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और मुझे नहीं लगता कि इससे अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी है वो तुम्हारा क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन है। यहाँ भी ये भी जो मैंने लिखा है ना बच्चों, ये क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन ही है। यहाँ पे बस रेजिस्टेंस की रेशियो की जगह पे तुम्हें लेंथ की रेशियो लिखनी है, क्योंकि बाकी की चीजें तो कैंसिल होने वाली है ना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस मेजर करती है, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज मेजर करती है। अगर दो टर्मिनल के बीच में हम पोटेंशियोमीटर लगा दें तो उस दो टर्मिनल के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है। अब बताती है कि पोटेंशियल या वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी वोल्ट मीटर है, तो पोटेंशियोमीटर को हम क्यों पढ़ते हैं अलग से। वोल्ट मीटर एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर एक बल्की डिवाइस है, फिर भी पोटेंशियोमीटर को कई बार हम क्यों प्रीफर करते हैं। वजह होती है कि पोटेंशियोमीटर जो वोल्टेज मेजर करता है वो हायर एक्यूरेसी से करता है। तो एक लाइन तो पहले आप लिख लो, दैट इट मेजर्स वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस विथ हायर एक्यूरेसी, विथ हायर एक्यूरेसी। समझ लेते हैं इसको कि वोल्ट मीटर में ऐसा क्यों नहीं हो पाता, ये देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई सर्किट है और किसी एलिमेंट के अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए, हमें ये कैलकुलेट मान लो करना है कि मान लो मुझे इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, ये कोई रेसिस्टेंस मेरी है सर्किट की R1, इधर भी कोई रेसिस्टेंस बना दूं, ऊपर कोई बैटरी कनेक्टेड है, कोई एक रैंडम सी मैंने सर्किट बना दी, और मान लो मुझे इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस ना वोल्टेज मेजर करना है। तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को जनरली इन दो टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं पैरेलली, यही तरीका है। मान लो सर्किट से कुछ आई करंट फ्लो कर रही होगी, तो मुझे बताओ, ऐसे मैं मुझसे पूछो कि मान लो वोल्टेज ड्रॉप इसकी V1 हो रही है, V1 ऐसे हो रही है, तो थ्योरेटिकली तुम क्या बताओगे कि मैम जो V1 है ना वो सिंपली इक्वल टू I इंटू R1 है, ये तो तुम थ्योरेटिकली बताओगे मुझे, और एक्चुअल में यही वैल्यू भी होगी। लेकिन अगर तुम्हें इसे मेजर करना है एक्चुअल में, मतलब प्रैक्टिकली तुम्हें इसे देखना है, तो तुम क्या करोगे, इसके दो टर्मिनल के अक्रॉस तुम क्या करोगे, पैरेलली एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दोगे। अब तुमने जैसे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, वैसे इस आई से कुछ अमाउंट, कुछ करंट इसमें चली जाएगी, तो एक्चुअल में R1 से कितनी करंट जा रही है, I माइनस स्मॉल आई, इतनी करंट जा रही है। तो अभी जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, क्या एक्चुअल वैल्यू से कम देगा, डिफर कर रहा है ना यहाँ पे। तो अब इसलिए कहते हैं कि जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, ताकि इससे करंट नहीं के बराबर फ्लो करे। तो ऐसी रेसिस्टेंस मिलना जो जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी काफी ज्यादा है, वो मुश्किल है। तो आइडियल वोल्टमीटर पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ करंट ये ड्रॉ करेगा ही। तो करंट की वैल्यू इसके थ्रू आपकी हमेशा नॉन जीरो होगी, और अगर ये नॉन जीरो होगा तो ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी, वो तुम्हारे थ्योरेटिकल वैल्यू से के इक्वल नहीं होगी। तो इस वजह से वोल्ट मीटर आपकी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता। अगर हम इसके वोल्ट मीटर की जगह पे कोई ऐसी डिवाइस लगा देते जो डिवाइस करंट ड्रॉ ना करे, तो क्या वो एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है? सोचो। तो पोटेंशियोमीटर ऐसी डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करता, ठीक है ना। तो देखो क्या है, पहले मैं प्रिंसिपल की बात करूंगी, फिर इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। लिखिए प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो, पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक हमारे पास कंडक्टिंग वायर होती है, यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म वायर होती है, सर्टेन लेंथ की होती है, और इसकी दो टर्मिनल के अक्रॉस हम क्या करते हैं, कोई बैटरी लगा देते हैं, साथ में कोई रेसिस्टेंस भी होगी, या इस बैटरी की इंटरनल रेसिस्टेंस हो सकती है ये। इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक। इस वायर को थोड़ा थिक बना लूं, थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए ना। ये है मेरी वायर, पोटेंशियोमीटर की वायर है। अच्छा,
मान लेते हैं ये मेरी टर्मिनल ए है वायर की, ये बी है, तो बेसिकली ए बी के बीच में मेरी एक कंडक्टिंग वायर है जो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन भी हर जगह पे सेम है और साथ ही साथ रेसिस्टिविटी वगैरह सब कुछ सेम है। अब क्या होगा कि इस बैटरी की वजह से जो करंट जा रही है और जिसकी वजह से ए बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये जो पोटेंशियल हो रहा है ना ए बी के बीच में, ये इसके लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर सेम लेंथ में सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। सिंपल सी लॉजिक है, सेम लेंथ में सेम ड्रॉप हो रहा है। 1 मीटर में कितने का ड्रॉप हो रहा है हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? क्या हम निकाल सकते हैं बच्चों कि इन एवरी मीटर पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, जितनी ये जो ड्रॉप हो रही है भाई ए बी के बीच में ड्रॉप को मान लो मैं वी ए बी से डिनोट कर रही हूँ। ये जो ड्रॉप हो रही है ये टोटल एल लेंथ में है, मान लेते हैं ये एल लेंथ है मेरी, ये इस वायर की लेंथ मान लिया एल है। अगर एल लेंथ में ड्रॉप हो रहा है वी ए बी का, तो 1 मीटर में कितने का ड्रॉप होगा, वी ए बी बाई एल। समझ रहे हो? सो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि पहले एक मेरी पोटेंशियोमीटर वायर होती है, उसके अक्रॉस हम उसको वर्किंग कंडीशन में लाते हैं, उसके अक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी करंट ड्रॉ करती है, करंट की वजह से उस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और उसकी पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पहले ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगे कि 1 मीटर में कितने की ड्रॉप हो रही है और इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी पोटेंशियोमीटर में हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का पता होना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं आगे इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये कहलाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। 5 से डिनोट करते हैं। अच्छा, सोचो कि मैंने कोई एक रैंडम लेंथ ले ली है L1। मान लो मेरे पास कोई एक रैंडम लेंथ है L1 की, यहां से यहां तक की लेंथ है मेरी L1। तो मैं पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन L1 लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप इन L1 क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 1 मीटर में ड्रॉप 5 का हो रहा है तो L1 में कितने का ड्रॉप होगा, 5 इंटू L1। तो यही प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, यानी अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर लेंथ मिल जाती है जिसकी वोल्टेज ड्रॉप किसी डिवाइस के टर्मिनल के वोल्टेज ड्रॉप की इक्वल है, मतलब वो मेरी बैलेंसिंग लेंथ हो जाती है, तो हम उस लेंथ की वोल्टेज निकाल लेते हैं एंड दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर मान लो मेरे पास सेम सर्किट है तो हम क्या करते बच्चों, ये सर्किट इसकी एक टर्मिनल मतलब R1 के क्रॉस हमको पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, तो R1 की एक टर्मिनल को मान लो ये कलर यूज कर लेती हूँ, R1 की इस टर्मिनल को हमने एक इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ए से कनेक्ट कर दिया, और R1 के दूसरे टर्मिनल को क्या किया, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, और एक साइड इसकी गैल्वेनोमीटर की दूसरी टर्मिनल ना जॉकी से कनेक्ट कर दी। ठीक है, लूज वायर है ये, और ये इस ए बी पे स्लाइड कर सकती है। ठीक है, स्लाइड कर सकती है। अब क्या होगा, हम इसको स्लाइड करेंगे और देखेंगे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कब 0 आ रही है, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कब 0 है, यानी इससे करंट फ्लो ना करे। अगर इससे गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, कब नहीं फ्लो करेगा, जब R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वही होगा जो L1 लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, और जो भी L1 हमें पोटेंशियल ड्रॉप बताएगी ना, दैट विल बी द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज। यहाँ पे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा पोटेंशियोमीटर का। ये प्रिंसिपल समझ आया आपको कैसे काम करता है ये, किसी भी डिवाइस का क्रॉस तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर का काम है वोल्टेज मेजर करना। अब इसका काम आगे हम इंटरनल रेसिस्टेंस में निकालने में करेंगे, ईएमएफ की रेशियो को मेजर करने में करेंगे। क्या प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया? ठीक है,
जनरली जो ये लेंथ है वायर की ना बच्चों, ये जो लेंथ है ए बी के बीच की एल, ये जनरली 10 मीटर की होती है हमारे लैब में। 10 मीटर की लेंथ होती है और 10 मीटर को 10 पीसेज में डिवाइड कर देते हैं, तो 1 मीटर की वायर को ना हम इस तरीके से मेटेलिक प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं, मेटेलिक स्ट्रिप से कनेक्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, यहाँ बना देती हूँ मैं, कुछ ऐसी दिखती है। ये 1 मीटर की वायर है, ये 1 मीटर की वायर, ऐसी ऐसी 10 वायर्स होती हैं, ऐसी 10 वायर्स होती हैं। मैं 4 वायर ऐसे बना के तुम्हें बता देती हूँ। इनको क्या करते हैं ना, ऐसे साइड बाय साइड मेटेलिक स्ट्रिप से कनेक्ट कर देते हैं। और ये हो गई अब इसकी ए एंड, ये हो गई बी वाली एंड। यहाँ से इनको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हम बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये बन गई मेरी पोटेंशियोमीटर, और ये किसी वुडन प्लैंक पे होती है ऑब्वियसली, ये जो वायर है किसी वुडन प्लैंक पे होगी। यहाँ से हम फिर से एक स्केल अटैच कर देते हैं। इस स्केल से हमें क्या पता लगता है कि तुम्हारी जॉकी कौन सी नल पॉइंट है, मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ है वो क्या है। तो बैलेंसिंग लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक स्केल अटैच कर देते हैं, जैसे मीटर ब्रिज में किया था ना बच्चों, वैसे ही। तो इन जनरल पोटेंशियोमीटर की भी लेंथ 1 मीटर ही होती है, लेकिन वायर जो पोटेंशियोमीटर का होता है जनरली 10 मीटर का होता है। पर तुम्हारे क्वेश्चन में वायर की लेंथ अगर डिफरेंट होगी तो तुमको उसी हिसाब से क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तुम्हारे लैब में 10 मीटर की वायर दिखेगी। चलिए, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। अब यहाँ पे अगर मान लो किसी डिवाइस, किसी एलिमेंट के क्रॉस अगर वोल्टेज कनेक्ट करना, कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट से उसकी एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे और उसकी दूसरी टर्मिनल से हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, उसकी जॉकी को फ्री छोड़ देंगे और इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड करके देखेंगे, कौन नल पॉइंट खोजेंगे, और नल पॉइंट मिल जाएगी तो वही लेंथ कहलाएगी बैलेंसिंग लेंथ। समझ आई बात? चलो एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। पहली एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो सबसे पहले तो एक अच्छी सी डायग्राम मैं बना देती हूँ पोटेंशियोमीटर की। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लो। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर है मेरा। पोटेंशियोमीटर एक वर्किंग कंडीशन में हो गया। हमें दो सेल की ईएमएफ कंपेयर करनी है, तो हम क्या करते हैं, दोनों सेल को हम दोनों सेल की पॉजिटिव वाली एंड को हम क्या करते हैं, ए से कनेक्ट कर देते हैं। मान लो ये मेरी सेल 1 है, ये मान लिया 2 सेल है मेरी E1 E2 ईएमएफ की। इनकी पॉजिटिव टर्मिनल को हम ए से कनेक्ट कर लेते हैं एक साथ, और इसकी नेगेटिव टर्मिनल को टू वे की से कनेक्ट कर लिया। टू वे की से ही हमने गैल्वेनोमीटर के एक एंड को कनेक्ट किया हुआ है, और गैल्वेनोमीटर की दूसरी एंड जॉकी से कनेक्टेड है, जो इस पोटेंशियोमीटर वायर पे मूव कर सकती है। सबसे पहले क्या करते हैं, अभी देखो ये E1 E2 सर्किट में नहीं है बच्चों, E1 E2 सर्किट का पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये ओपन है। सबसे पहले हम E1 को सर्किट में लाते हैं। मान लो हम इस सर्किट को बनाते हैं और E1 को सर्किट में लाते हैं, E2 भी सर्किट का पार्ट नहीं है। और फॉर E1 मान लिया कि ये जो मेरी बैलेंसिंग लेंथ है ना, ये जो मेरी बैलेंसिंग लेंथ है, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो रही है और ये मेरी नल पॉइंट है मान लीजिए E1 के लिए, तो ये लेंथ मेरी हो गई, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ पूरी, ये क्या है, L1 है। ये लेंथ मेरी L1 है। तो कैन वी राइट भाई L1 के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप होगी दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल 1, कह सकते हैं भाई, यही तो प्रिंसिपल है ना। क्या कह सकते हैं, दैट दिस E1 इक्वल्स L1 के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप होगी। अगर इस पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई है तो कैन वी राइट E1 इक्वल्स फाई इंटू L1, ठीक है। व्हाट इज फाई? फाई इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो L1 में कितनी की लेंथ होगी, फाई इंटू L1। सिमिलरली सेकंड केस में क्या करते हैं, हम E2 को E1 को ओपन कर देते हैं और E2 को कनेक्ट कर देते हैं सर्किट से, और मान लिया E2 एक काम करते दूसरे कलर से इसको कर लो, ये मेरी E1 की कनेक्शन हो गई और ये लेंथ ये हो गया मेरा E1 का नल पॉइंट, ये L1 हो गया। और मान लिया E2 को जब सर्किट में कनेक्ट किया तो E2 के लिए कहीं हमको जो नल पॉइंट यहाँ दिख रहा है, और E2 के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है बच्चों वो क्या है, L2 है, ठीक है। ये L2 लेंथ है पूरी। तो हम लिख सकते हैं E2 इक्वल्स L2 के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप कितने का होगा, फाई इंटू L2 होगा क्या।
और यहाँ से क्या करो, बिकॉज फाई तो कांस्टेंट है और इस जगह पे टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल तुमको फाई की वैल्यू भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाई कैंसिल ही होने वाला है। किसी गिवन पोटेंशियोमीटर की फाई क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से E1 और E2 का जो रेशियो आता है ना, दैट इज सिंपली इक्वल टू जो इनकी बैलेंसिंग लेंथ आ रही है इसके रेशियो के इक्वल। तो ये मेरा पहला एप्लीकेशन है जो बहुत सिंपल है। ठीक है, आई होप कि कोई इसमें दिक्कत तुम्हें नहीं आई होगी, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। अगर पोटेंशियोमीटर की तुमने प्रिंसिपल समझ ली है तो एप्लीकेशन तो दो है इसकी, लेकिन इस पे क्वेश्चंस कई तरह के बन सकते हैं बच्चों, बस प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल की क्या होती है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है, और अगर ध्यान है आपको तो फिर अच्छी बात है, नहीं याद है तो चलो मैं जल्दी से बता दूं आपको कि अगर मेरे पास कोई सेल है, अगर मेरे पास कोई सेल है, इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी रही होगी, ये बन गई मेरी सेल। अब अगर सेल ओपन कंडीशन में है, अगर इसके अक्रॉस आपने कोई लोड ऐड नहीं किया है, तो इसके टर्मिनल की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है। और अगर इसको तुमने किसी एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट कर दिया, सपोज ये एक्सटर्नल लोड की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी स्मॉल आर है, तो अभी इनकी पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी टर्मिनल की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, ईएमएफ से कम जाएगी, क्योंकि अभी करंट ड्रॉ कर रहा है और स्मॉल आर के क्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। समझ रहे हो? तो ये हो गया हमारा, मान लो इस पॉइंट की पोटेंशियल VA है और इस पॉइंट की पोटेंशियल सपोज VB है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी दैट इज VA माइनस VB, हम लिख सकते हैं इक्वल्स V के लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या अगर ये I की करंट ड्रॉ कर रहा है अगर ये सर्किट, तो कैन वी राइट दैट इस कैपिटल R के क्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो I इंटू कैपिटल R। इसको बहुत सिंपल तरीके से आप जल्दी से निकाल सकते हो, इस करंट की वैल्यू आप ओम्स लॉ से निकालो, करंट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, E अपॉन R प्लस स्मॉल r, भाई ये सीरीज में है तो है दोनों, नहीं क्या, इंटू R। इस जगह से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, E अपॉन V इक्वल्स, देखो R प्लस स्मॉल r बाई R या 1 प्लस स्मॉल r बाई R, और यहां से अगर इस R को मैं सेपरेट करूं तो क्या लिख सकती हूँ, द स्मॉल r इक्वल्स E बाई V माइनस 1 इंटू R। देखो ये एक फॉर्मूला आ जाता है मेरा इंटरनल रेसिस्टेंस का, in terms of EMF, terminal potential difference and external load। तो यहाँ पे हमें external load की वैल्यू पता होगी, एक्सपेरिमेंट में हमें external load की वैल्यू पहले से पता होगी, हमें सेल की EMF निकालनी है और सेल की पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है टर्मिनल के अक्रॉस। बेसिकली हमें इसकी रेशियो निकालनी है, अगर हम E बाय V निकाल लेंगे तो हम इजीली इस फॉर्मूले में रख के हम इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, इसे चाहो तो आप याद कर सकते हो, नहीं भी याद करो तो ये डेरिवेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता हमें। ठीक है, अब देखो कैसे हम इंटरनल रेसिस्टेंस निकालते हैं। इसके लिए हमारी पोटेंशियोमीटर की सर्किट बनेगी, तो 4 वायर बनाती हूँ 1 मीटर की, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड होती है ये, इनको वर्किंग कंडीशन में ले आते हैं, ये मेरी A पॉइंट हो गई, ये B टर्मिनल है, इनके अक्रॉस हमने क्या किया, कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, भाई ये बैटरी ऑपरेशन के लिए है, ठीक है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, इस बैटरी की वजह से करंट बनती है, करंट की वजह से ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पूरे वायर में जो पोटेंशियोमीटर वायर है पोटेंशियल ग्रेडियंट बनती है, जिसकी वजह से ये पोटेंशियोमीटर का काम करता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल। अब क्या करो, हमें क्या करना है बच्चों, ई और वी की रेशियो निकालनी है ना। ये जो सेटअप, ये जो मैंने अभी बनाया ना, इसको यहाँ ले आओ, इस सर्किट को कॉपी कर लेती हूँ, इसे यहाँ ले आओ, ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस बी पॉइंट को हटाइए, और यहाँ पे एक की डाल दो, यानी जब चाहो तुम सर्किट को क्लोज कर सको, जब चाहो सर्किट को ओपन कर सको, ठीक है। इस ए एन को तुम क्या करो, ए से कनेक्ट कर दो कनेक्टिंग वायर से, और इस वाले एंड को क्या करो, तुम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करो पहले, और इसे फिर वापस एक जॉकी से
स्लाइडिंग होगी, इस पोटेंशियोमीटर वायर पे ये मूव कर सकती है, ठीक है। अच्छा, पहले क्या करो, की को ओपन रखो। की तुम्हारी ओपन कंडीशन में जब होगी, की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, ये की है तुम्हारी। पहले सोचो कि करना क्या है हमें। देखो अभी मैंने बताया कि ईएमएफ क्या होती है। ईएमएफ इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इफ इट इज विदाउट लोड, यानी हमने कोई लोड नहीं कनेक्ट किया, जब करंट ड्रॉ नहीं कर रही है, तब इसकी टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो ईएमएफ के इक्वल होती है। तो हमने पहले की को ओपन छोड़ दिया, यानी ये वाली जो, यहाँ पे लिख लो एक बार इस जगह पे, ये जो वैल्यू आई है ना, ये विदाउट लोड है। This is the terminal potential difference without load and this is the terminal potential difference with load. ठीक है, तो यहाँ भी हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमको EMF कैलकुलेट करना है ना, तब हम क्या करेंगे, की को ओपन कर देंगे और इस वक्त तुम्हारी जो बैलेंसिंग लेंथ है, सपोज L1 आ रही है, मान लीजिए इस वक्त बैलेंसिंग लेंथ मेरी कितनी आ रही है, L1, तो उस वक्त दिस E विल बी इक्वल टू व्हाट, फाई इंटू L1, ठीक है। अब हमने क्या किया, की को क्लोज कर दिया, क्लोज किया, तो अब क्लोज करने के बाद बताओ, जो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रही होगी, इस एंड और इस एंड के बीच में, वो कितने के इक्वल आएगी भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल आएगी, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगी। तो उस वक्त जो बैलेंसिंग लेंथ होगा मेरा, मान लो L2 होगा, उस वक्त जो बैलेंसिंग लेंथ होगा मान लो L2 होगा, और ऑब्वियसली दैट L2 विल बी लेस देन L1, ऑब्वियसली सोचो लॉजिकली, तो L2 की वैल्यू कम होगी L1 से, ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो E से कम है, तो बैलेंसिंग लेंथ भी मेरी छोटी होगी। तो मान लेते हैं क्लोज्ड सर्किट के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो आ रही है कुछ इतनी आ रही है, ठीक है, कम है बैलेंसिंग लेंथ। तो मान लिया कितनी आ रही है, L2 आ रही है, मान लो ये लेंथ L2 है ये, और ये वाली L1 कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है, तो लिख सकते हैं फाई इंटू L, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहाँ से बच्चों E by V is simply equal to L1 by L2, और इस जगह से अगर हम इंटरनल रेसिस्टेंस निकाले तो दैट इज सिंपली इक्वल टू R इंटू E by V की जगह पे बस तुम बैलेंसिंग लेंथ की रेशियो ले लो, -1 कर दो। देखो कितना सिंपल एप्लीकेशन है, कितना सिंपल तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। बट क्वेश्चंस जो आते हैं वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पोटेंशियल जो तुम्हारी पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं, प्रिंसिपल पे आते हैं क्वेश्चन। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आई होप कि कोई डाउट तुम्हें नहीं होगी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आपके बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए तुमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो बेसिकली ये जो रेड पार्ट मैंने बनाई है पोटेंशियोमीटर का पार्ट है। पोटेंशियोमीटर के वायर के एक एंड से तुमने क्या किया, दो सेल को कनेक्ट किया सीरीज में, जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मतलब उनकी जो पोलैरिटी है ईएमएफ की वो ऐड नहीं हो रही, अपोज हो रही है। तो जब ऐसा हो रहा है तो इनकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 पे आ रही है, और जब आप इनको सेम पोलैरिटी में ऐड करते हो, मतलब आप जब एक दूसरे को वो ऐड करिए, जब यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 प्लस E2 होती है, उस वक्त बैलेंसिंग लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी, L2 की होगी। तो आपको बताना है E1 E2 की रेशियो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हें समझ आता है कि बैलेंसिंग लेंथ क्या देता है, बेसिकली उस दो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो देता है। अगर तुम उस लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो कैन वी से दैट इस केस में, पहली केस में E1 माइनस E2 जो कि हमारी इक्विवेलेंट ईएमएफ है, दैट इज इक्वल टू फाई इंटू L1 बच्चों, और E1 प्लस E2 इट इज इक्वल टू फाई इंटू L2। हमको L1 L2 की वैल्यू दे रखी है ना, तो क्या हो जाएगा, ये E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2 इक्वल्स L1 क्या, 5 तो हो गया कैंसिल, तो इसको डिवाइड कर दो ना, 5 हो गया कैंसिल, L1 क्या आ गया 250, 400, सेम यूनिट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये क्या आ जाता है 5/8। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लो इसे बच्चों, 8E2 इक्वल्स 5E1 प्लस 5E2, E1 को एक तरफ ले जाएं, क्या आ गया 3E1 इक्वल्स 13E2। तो यहाँ पे
E1 इज टू E2 निकालना है ना, दैट इज इक्वल टू 13/3। तो 13:3 का रेशियो आ रहा है। देखो आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगेन मैंने रेड कलर से ये पोटेंशियोमीटर बनाया है और इससे तुमने एक सेल को कनेक्ट किया है जिसकी बैलेंसिंग लाइक 30 सेंटीमीटर आ रही है। सेल की ईएमएफ भी दे रखी है। आपको बताना है जो पोटेंशियोमीटर में तुमने रेसिस्टेंस यूज किया है उसकी रेसिस्टेंस क्या है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है बच्चों, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये कर सकते हो। मुझे बताओ ये जो E2 है, यहाँ पे जो E2 है 75 मिली वोल्ट की जो वैल्यू है, जिसको मैं पहले वोल्ट में कन्वर्ट कर लूं, ठीक है, क्या ये इक्वल होगी किसके, किसके इक्वल होगी? हाँ, बैलेंसिंग लेंथ मेरी 30 सेंटीमीटर है, मतलब कितनी, 0.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आई बात? पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी होगी मेरी, बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी होगी। मैंने क्या बताया बच्चों, ईएमएफ बाई एल मत करना कभी। तुम क्या करोगे, इस ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी ना, दैट डिवाइडेड बाय द लेंथ। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप कितने की हो रही है, हमें तो ये निकालना है पहले। वी ए बी बाई लेंथ क्या दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है, तो 1। वी ए बी कितनी होगी बताओ, वी ए बी क्या होगा बच्चों, क्या रेसिस्टेंस 15 ओम की दे रखी है। देखो क्या दे रखा है कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ना, इसकी लेंथ 1 मीटर है और इसकी जो रेजिस्टेंस इस वायर की 15 ओम की दे रखी है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा बताओ, करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस विच इज 15 ओम गिवन है, तो यही होगा, ये फाई की वैल्यू आएगी ना। आई कैसे निकालेंगे, आई क्या होगा बेटा, आई होता है ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो ई क्या गिवन है, 2 वोल्ट, पूरी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस 15, तो क्या हो जाएगा आर प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। क्या बात आई समझ में, ये मैंने करंट लिखा है। तो ये आ गई तुम्हारी फाई की वैल्यू, इसको पुट कर दो यहाँ पे, 75/1000 इक्वल्स फाई कितनी आई, 2 इंटू 15, दैट इज 13 इंटू 0.3 बाई आर प्लस 15। देखो समझ में आई बात, यहां से तुम्हारी 10 0 कैंसिल, ये क्या आ जाता है 90 बाई आर प्लस 15, ठीक है। फर्दर आर प्लस 15 इक्वल्स 90 इंटू 100 बाई 75, ठीक है। तो 4 आ गया, ये 3 आ गया और ये फाइनली 30 आ गया। यहां से चला आता है ये कितना 120, तो आर की वैल्यू चली आती है 105 ओम। देखो ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगेन एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी पोटेंशियोमीटर वायर मेरी 1 मीटर की लेंथ की है और इस पोटेंशियोमीटर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम की गिवन है। इसे हमने वर्किंग में लाने के लिए, पोटेंशियोमीटर का पार्ट है ये 2 वोल्ट की बैटरी और इसके साथ में हमने एक रेजिस्टेंस डाला है 15 ओम का। यहाँ पे मेरी एक सर्किट है एक्सटर्नल, ठीक है। इस सर्किट की जो बैलेंसिंग लेंथ है वो हमें बताना है। इस सर्किट की जो बैलेंसिंग, ये नल पॉइंट है मेरा, ये बताना है। साथ में मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बताना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले देख लेते हैं कैसे बताते हैं हम। हमें क्या पता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, इट इज सिंपली इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाय द लेंथ। लेंथ दे रखी है 1 मीटर की। VAB क्या होगी, VAB क्या होगी बताओ, VAB विल बी सिंपली I इंटू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विच इज 10 ओम की। लेंथ क्या है 1। करंट कैसे निकाले, इस सर्किट में करंट कैसे निकाले बेटा, ये करंट कैसे निकाले, तो करंट इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, ईएमएफ डिवाइडेड बाय द नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या दे रखा है 2 वोल्ट का, नेट रेजिस्टेंस कितनी है 15 प्लस 10 दैट इज 25, हाँ, मल्टीप्लाई, ये करंट आ गया इंटू 10 आ गया ना। तो ये मेरी आ गई, क्या आ गई, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या आ गई बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी आ गई 4/5 या कह सकते हो 0.8 वोल्ट पर मीटर। सही, कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है हमें, बैलेंस लेंथ निकालना है, एओ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस पॉइंट और इस पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। मुझे बताओ क्या इस दोनों पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस जितनी होगी, क्या उतनी ही ड्रॉप होगी एओ लेंथ में। मान लेते हैं एओ लेंथ मेरी L1 है, मान लिया L1 है, तो कैन वी से कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं ये पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हो रहा है, V का हो रहा है। तो कैन वी से दैट दिस V इक्वल्स 5 into L1,
तो पहले तो V निकालो इस सर्किट में, पहले तो V निकालो, क्योंकि सर्किट में पहले एक सेल है तो ऑब्वियसली इसमें करंट तो बनेगी सर्किट में, इस सर्किट में खुद की तो करंट बनेगी ना बच्चों, पहले वो करंट निकालो ना। एंड दैट करंट दिस करंट, मान लो इस करंट की वैल्यू में क्या ले लूँ, I1 ले लेती हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक I ले लिया ऑलरेडी। तो दिस I1 मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस 0.3 ओम, ये हो गई वोल्टेज V इक्वल्स फाई कितनी निकाली हमने, 0.8 इंटू L1 की वैल्यू निकाली है। तो I1 निकालो, I1 क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज कितनी है 1.5 डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1.2 प्लस 0.3, दैट इज लिख लो 1 क्या कर रही हूँ मैं, लिख लो 1.2 प्लस 0.3, ये हो गई मेरी करंट, ठीक है, करंट हो गई मल्टीप्लाइड बाय 0.3 इक्वल्स 0.8 L1, ये हो गया 1.5 बाई 1.5 कैंसिल हो गया। फाइनली मेरी L1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/8 मीटर, ठीक है। 3/8 मीटर का मतलब क्या हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 300/8 सेंटीमीटर में आ जाता है आंसर हमारा, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू आ रही है, चेक कर लेना इसको एक बार। तो यहाँ पे कवर होता है हमारा थर्ड चैप्टर। पोटेंशियोमीटर से मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व अब नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो। थैंक यू।